साइबर सिक्योरिटी लिटरेसी का होना कितना जरूरी है। तो जब आप इंटरनेट पर आ गए हैं तब आपको साइबर सुरक्षा के बारे में तवज्जो, ध्यान, महत्व देना पड़ेगा। भारत में डिजिटल अवेयरनेस की काफी कमी है। तो चुनौती तो है ही कि हम साइबर अवेयरनेस और जागरूकता कैसे फैलाएं। और आई थिंक शुरुआत हमें अपने आप से करनी होगी। हाल ही में एक मेजर रैंसमवेयर अटैक ने यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ एरियाज में हेल्थ केयर सिस्टम को हिलाकर रख दिया। वहीं दूसरी जगह एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने डेटा ब्रीच की वजह से लाखों लोगों के पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सपोज कर दिया। ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए बहुत जरूरी है साइबर सिक्योरिटी लिटरेसी। नमस्कार, मैं हूं उर्वशी कपूर और आज साइबर सिक्योरिटी लिटरेसी पर मेरे साथ है देश के जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर पवन दुग्गल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो पे। धन्यवाद। और डॉक्टर पवन दुग्गल हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एंड ही इज द हेड ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर लॉ, साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी। सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे सर ये है कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया हैज़ गॉन डिजिटल, तो ऐसे में आपको क्या लगता है साइबर सिक्योरिटी लिटरेसी का होना कितना ज़रूरी है? जब से कोविड-19 आया है तब से जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई है। अधिकांश भारतवासी आज इंटरनेट पर आ चुके हैं। तो जब आप इंटरनेट पर आ गए हैं तब आपको साइबर सुरक्षा के बारे में तवज्जो, ध्यान, महत्व देना पड़ेगा। उसका कारण ये है क्योंकि जब आप इंटरनेट पर हैं तब आपका डेटा आपका सबसे वैल्यूएबल कमोडिटी रिसोर्स हो जाता है। तो अगर आप उसकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो संभावित तौर पर आपको नुकसान होगा। वैसे भी जब से कोविड-19 आया है तब से गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम शुरू हो गई है और इस गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम में दो स्वर्णिम चीजें हम सबके समक्ष आई हैं। पहली बात कि साइबर क्राइम्स आज रोजमर्रा की फिनोमिनन हो गए हैं और दूसरी, आने वाले समय में साइबर सुरक्षा में सेंधी हम लोगों के लिए लाइफ लॉन्ग कंपेनियन होगा। तो इस संदर्भ में हमें आवश्यकता है कि हम साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें। एक मानसिकता होती है कि साहब मैं अपने डिवाइस पर कुछ भी कर लूं, साइबर सिक्योरिटी तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे क्या लेना देना। मुझे लगता है मानसिकता गलत है। क्यों? क्योंकि हम लोग लिंक्स हैं एक बहुत बड़ी चेन के, जो साइबर सुरक्षा की चेन है, और ये चेन उतनी ही ज़्यादा सशक्त है जितनी कि सबसे कमज़ोर कड़ी। लिहाजा दायित्व हम पर बनता है कि हम इस साइबर सुरक्षा की चेन की सबसे कमज़ोर कड़ी ना बने। इसलिए साइबर सिक्योरिटी लिटरेसी आज आपके लिए क्रूशल हो गई है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल, क्योंकि अगर आप इंटरनेट पर डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल करेंगे तो आपको साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी होनी पड़ेगी। आपको साइबर सुरक्षा की प्रैक्टिसेस और साइबर हाइजीन को अपने रोज़मर्रा जीवन में अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आप लगातार साइबर क्राइम के शिकार बनेंगे। आपका डेटा में लगातार सेंध होती रहेगी, आपको नुकसान पहुंचता रहेगा, यहाँ तक कि आपकी छवि भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है और अल्टीमेटली ये पूरे डेटा इकोसिस्टम के लिए ये बहुत अच्छी बात नहीं है। तो लिहाजा हम सबको आज मिलकर के साइबर सुरक्षा को जीवन का हिस्सा बनाना होगा। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हम सबको साइबर सुरक्षा को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना पड़ेगा। इससे मिलता जुलता सवाल है मेरा कि क्या आप हमारे साथ कोई एग्जांपल शेयर कर सकते हैं कोई रीसेंट साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट का, और क्या आपको लगता है कि अगर लोगों में लिटरेसी होती या साइबर लिटरेसी होती तो इस इंसिडेंट के इम्पैक्ट को कम किया जा सकता था? आजकल जो हम देख रहे हैं कि फिशिंग बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है और अब जो लेटेस्ट ट्रेंड आया है वो साइबर क्रिमिनल्स क्या कर रहे हैं कि फिशिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहले तो फिशिंग ईमेल्स आती थी, उसमें गलतियां हुआ करती थी, अंग्रेजी की, हिंदी की, तो आपको लग जाता था साहब ये गड़बड़ है। आजकल वो सारी गलतियां लुप्त हो गई हैं। क्यों? क्योंकि एआई का इस्तेमाल हो गया है। तो उसकी वजह से मैं पा रहा हूँ कि बड़े बड़े लोग अपने बहुत सारे पैसे गंवा रहे हैं। आप एजुकेटेड हैं, आप अशिक्षित हैं, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। द मोमेंट आपने किसी लिंक पर क्लिक कर दिया तो आप पाएंगे कि आपके पैसे निकल गए। हाल ही में हमारे क्लाइंट हैं जिनके करीबन 7 मिनटों में 1 करोड़ और 68 लाख रुपए उनके अकाउंट से निकल गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके किसी मुलाजिम ने कुछ लिंक पर क्लिक कर दिया और उसके माध्यम से वो साइबर क्राइम के शिकार हो गए। आज ऑन एन एवरेज हम पाते हैं कि भारतवासी ब्लीड कर रहे हैं और ये ब्लीडिंग हो रही है क्योंकि हम लोग लापरवाह हैं। हम लोग विश्वासी हैं, जो चीज़ देखते हैं उस पर विश्वास कर लेते हैं, खासतौर पर इंटरनेट पर, बिना सोचे समझे कि इंटरनेट आज झूठ का एक अथाह महासागर है।
तो लिहाजा अगर आप केयरफुल नहीं होंगे तो आप संभावित तौर पर अपना पैसा गंवाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय सरकार लगातार कोशिश कर रही है लोगों को ज़्यादा जागरूक बनाने में, उन्हें सेंसिटाइज करने में कि साहब आप कृपया फिशिंग लिंक्स पर क्लिक ना करें, कृपया अपनी जानकारी ना दें, लेकिन लोग फिर भी दे रहे हैं। तो आपको कांस्टेंट अवेयरनेस, लिटरेसी करनी पड़ेगी। इसलिए आपका जो कार्यक्रम है अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि आप अपने डिजिटल स्टेक होल्डर्स को सेंसिटाइज कर रहे हैं कि साहब अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले कल में आपको भी नुकसान हो सकता है। और सर जैसे कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत काम कर रहे हैं, तो एआई के आने के बाद एआई के कुछ अच्छे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हुए हैं। चैट जीपीटी भी आया है, तो उसके साथ साथ एआई का मिसयूज़ भी बढ़ गया है। एआई जनरेटेड फिशिंग ईमेल्स के जाल में लोग फंस जाते हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि एआई एक दो तरफा तलवार है, दो धार की तलवार है। वो आपको बेनिफिट भी कर सकती है, नुकसान भी कर सकती है। और अब साइबर क्रिमिनल बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अब वो नए प्रकार के साइबर क्राइम्स कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी पर जाइए और प्रॉम्प्ट कमांड इंजीनियरिंग के माध्यम से उसे विवश करिए, तो वो आपको नए नए प्रकार के साइबर क्राइम करने के तरीके बताएगा। तो इस संदर्भ में आज एआई इज पावरिंग साइबर क्राइम। डार्कनेट पर चले जाइए तो साइबर क्रिमिनल्स कह रहे हैं कि साहब अब मुझे अपने हाथ गंदे नहीं करने, अब मुझे एक साइबर क्राइम करवाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू करवाना है। तो गड़बड़ मचाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और कल को पुलिस तफ्तीश करेगी भी तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंचेगी, मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। इस थॉट प्रोसेस को मद्देनजर रखते हुए आजकल बहुत ज़्यादा बोलबाला हो गया है साइबर क्राइम पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। लोगों को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। वो ज़माने चले गए कि साहब हो सकता है सिर्फ ह्यूमन्स ही कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे। आज वो इतने ज़्यादा शातिर हो गए हैं कि अपने आप को पकड़ने को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे कदम उठा रहे हैं। इसलिए लोगों को ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और दूसरी बात और, भारतवर्ष में अब एक नया रेवोल्यूशन चल रहा है। मैं उसे बोलता हूँ द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन, भारत की उल्टी की क्रांति। भारतवासी उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की, चाहे वो पर्सनल डेटा हो, प्रोफेशनल डेटा हो, सोशल डेटा हो, बिना सोचे समझे कि इस प्रकार की डेटा उल्टी से उनकी निजता पर क्या असर पड़ने वाला है। तो अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी जाकर अपने प्राइवेट डेटा शेयर कर रहे हैं तो आपको ध्यान में होना पड़ेगा कि साहब आपका डेटा भी अल्टीमेटली पब्लिक डोमेन में जा रहा है और लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और अल्टीमेटली आपको नुकसान पहुंचेगा। तो आज वो समय आ गया है कि चारों ओर आग लगी हुई है। आपका दायित्व बनता है कि आप एक अच्छा फायर सूट पहन लीजिए ताकि ये आग आप तक पहुंच ना पाए। चुनौतियां बहुत सारी हैं और आपका दायित्व होगा कि आप किस तरीके से नेविगेट करेंगे अपने रास्ते को इन विभिन्न चुनौतियों के दरमियान। अभी सर आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि आपने बताया था कि जैसे कोविड के बाद हम साइबर क्राइम के गोल्डन एज पर पहुंच चुके हैं, तो ऐसे में सेक्सटॉर्शन, साइबर फ्रॉड या क्लोनिंग जैसे तरीकों से साइबर क्रिमिनल आम जनता को चपत लगा सकते हैं। तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आप जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि आज भारत के संदर्भ में सेक्सटॉर्शन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। क्यों? क्योंकि आज डीप फेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई व्यक्ति आपके बारे में झूठे वीडियो, ऑडियो बना सकता है। पहले तो ये होता था कि साहब आपको कॉल आती थी, आपको कहा जाता था वीडियो कॉल शुरू करें, आप वीडियो कॉल शुरू करेंगे, दूसरी साइड आपको एक नग्न लड़की या लड़का नजर आएगा और आपको कहेंगे कि आप भी अपने वस्त्र उतारें और आप कुछ ना कुछ अश्लील गतिविधियां करते थे। वो ज़माना चला गया। आज नया ज़माना है कि आपको बोलेंगे कि साहब वीडियो कॉल करिए। वीडियो कॉल जैसे आप करेंगे, आपने कुछ नहीं किया, आप नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं, उनको सिर्फ 4-5 सेकंड चाहिए आपके। उसके माध्यम से उस फुटेज को निकाल के डीप फेक टेक्नोलॉजी के द्वारा आपके झूठे वीडियोस, आपकी झूठी फोटोएं उत्पन्न करते हैं और फिर आपको कॉल करते हैं कि साहब हमारे पास आपके अश्लील कंटेंट आ गया है, अगर आपने इतने पैसे नहीं दिए तो हम इसको रिलीज करेंगे। तो अधिकांश लोग डर के मारे अपने छवि को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अक्सर पैसे दे देते हैं और वो साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं। तो सेक्सटॉर्शन में आपने ये चीज़ समझनी है कि साहब एक तो अनजान व्यक्ति से कभी भी कॉल आए और अब आपको कहा जाए कि वीडियो कॉल करनी है तो वीडियो कॉल करनी ही नहीं है। वीडियो कॉल केवल उनके साथ करनी है जिन्हें आप जानते हैं। दूसरी बात, किसी भी लिंक पर आपने क्लिक नहीं करना। तीसरी बात,
कभी भी आपने डर में, पैनिक में इंटरनेट पर काम नहीं करना, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स आपको डर और पैनिक को ही वेपनाइज करके आपको टारगेट कर रहे हैं। तो अगर आप ये तमाम सारी चीज़ें करेंगे तब हो सकता है आप एक्सटॉर्शन के विक्टिम होने से बच सकते हैं। आजकल ये जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, धोखाधड़ी हो रही है, उसके विक्टिम होने से बच सकते हैं। लेकिन आप नींद में सो नहीं सकते। इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आंखें खुली होनी चाहिए। लेकिन आज वो समय आ गया है कि जो आप देख रहे हैं, ना तो आप अपनी आंखों पर विश्वास करेंगे, ना अपने कानों पर विश्वास करेंगे। जब तक उस जानकारी की आप इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन या ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाएंगे, तब तक आप उस तरह की जानकारी पर विश्वास ना करें। इनफैक्ट अब वो समय आ गया है कि हम सबको अपने जीवन में डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की भावना को जागृत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चुनौतियां बहुत सारी और हैं, और उस चुनौतियों से डील करने के लिए पहले हमें अपने आप को, अपने डेटा को, अपनी प्राइवेसी को सुरक्षित और प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और हम अपने आप को सुरक्षित करेंगे तो हम अपने आसपास वाले लोगों तक भी अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं। अगला सवाल मेरा डीपीडीपी बिल से रिलेटेड है कि डीपीडीपी बिल ने लोगों की साइबर सिक्योरिटी, चाइल्ड प्रोटेक्शन और साइबर फ्रॉड अवेयरनेस को आपके अकॉर्डिंग कितना मजबूत किया है? जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है 2023 का, वो एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और गेम चेंजिंग इम्पैक्ट वाला कानून है। क्यों? क्योंकि अभी तक भारतवर्ष ने स्वतंत्रता के बाद अब तक कोई डेडिकेटेड कानून पारित नहीं किया था डेटा प्रोटेक्शन को लेकर। अब ये डेटा प्रोटेक्शन का कानून आ गया है तो पहली बात तो हमारी डेटा इकोनॉमी में थोड़ी सैनिटी आ सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये कानून अब विवश करता है तमाम सारे कवर्ड एंटिटीज को, कंपनीज को, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स को, कि वो अप्रोप्रिएट टेक्निकल और साइबर सुरक्षा के प्रबंधन को इंप्लीमेंट करेंगे ताकि वो लोगों के पर्सनल डेटा का संरक्षण कर सकें। तो स्ट्रेट वे आप पाते हैं कि अब ये इस लॉ की वजह से साइबर सुरक्षा को एक बहुत ज़्यादा महत्व, एक कैटलिस्टिक इम्पैक्ट मिलेगा आगे जाने में। साथ ही साथ क्योंकि ये कानून बच्चों को, महिलाओं को खास तौर पर टारगेट कर रहा है, इसलिए वो कहता है कि साहब अगर आप बच्चों की पर्सनल जानकारी को अगर आप प्रोसेस करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उन्हें लिखित में नोटिस देंगे और उनके जो नेचुरल गार्डियंस हैं, उनके माता पिता हैं, उनसे आप कॉन्सेंट लेंगे। क्योंकि बच्चा जो 18 साल से बिलो होता है वो कानून के अंतर्गत अपनी कॉन्सेंट नहीं दे सकता। आप उन्हें वो देंगे, साथ ही साथ उन्हें बताएंगे कि हम इस पर्पस के लिए आपकी जानकारी एकत्रित करने लगे हैं और इस पर्पस के लिए हम इसको प्रोसेस करने वाले हैं। तो ऑल सेड एंड डन, ये जो डीपीडीपी एक्ट है अत्यंत महत्वपूर्ण कैटलिस्ट का रोल प्ले करेगा, न केवल साइबर सुरक्षा को और प्रबल रूप से आगे बढ़ाने में, बल्कि साथ ही साथ सेंसिटाइज करने में भी स्टेक होल्डर्स को कि साहब अगर आपने बच्चों के डेटा को लेकर, पर्सनल डेटा को लेकर ध्यान नहीं रखा तो आप अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि आप पर 250 करोड़ रुपए तक का फाइन लग सकता है। और एक बार ये फाइन लग गया तो संभावित तौर पर आपका जो धंधा है वो भी चौपट हो सकता है। तो बहुत ही एग्जेम्पलरी फाइन्स इस न्यू लॉ में लेकर आए हैं। ऑफ कोर्स इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस आने बाकी हैं तो हम उनका इंतजार करेंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज मैं महसूस करता हूं कि डीपीडीपी एक्ट एक गेम चेंजिंग लेजिस्लेशन है जो अल्टीमेटली इनडायरेक्ट तरीके से साइबर सुरक्षा को, बच्चों के डेटा के संरक्षण को और ज़्यादा एक महत्वपूर्ण पुश फॉरवर्ड देगा। जी, आखिरी सवाल है मेरा सर आपसे। मुझे ऐसा लगता है कि भारत में डिजिटल अवेयरनेस की कुछ हद तक कमी है। एफर्ट्स हो रहे हैं लेकिन और प्रयास होने चाहिए, तो आपका इस पे क्या राय है? भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या का राष्ट्र बन चुका है। तो जब इतनी बड़ी जनसंख्या हमारे पास आ चुकी है तो चुनौती तो है ही कि हम साइबर अवेयरनेस और जागरूकता कैसे फैलाएं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, काम बहुत हो रहा है। सरकार काम कर रही है, विभिन्न संस्थाएं काम कर रही हैं, आपकी जैसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा काम कर रही हैं। लेकिन क्योंकि जनसंख्या इतनी विशाल है, उसकी तुलना में जब मैं साइबर कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स को देखता हूं तो मैं पाता हूं कि और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। और उसमें ये ऐसा यज्ञ है जिसमें सबको आहुति देनी है। सरकार को भी कंट्रीब्यूट करना है, सर्विस प्रोवाइडर्स को भी कंट्रीब्यूट करना है, इंडिविजुअल्स को भी कंट्रीब्यूट करना है। और आई थिंक शुरुआत हमें अपने आप से करनी होगी। हम सरकार से ये ना पूछें कि सरकार आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने आप से पूछें कि हम सरकार के लिए, हम राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं। और इसलिए अगर हम अपने यहाँ दायित्व बना लें कि हम अपने लेवल पर अपने परिवारजन, अपने मित्रगणों को ज़्यादा साइबर कैपेसिटी बिल्डिंग की दिशा में जागृत करेंगे, उन्हें अवेयर बनाएंगे, तो हम अपना छोटा ही क्यों ना हो एक बूंद भर रहे हैं उस घड़े में।
और वो धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा। साथ ही साथ सर्विस प्रोवाइडर्स, इंटरमीडियरीज, कॉर्पोरेशंस का भी महत्वपूर्ण दायित्व होगा कि वो अपने कस्टमर्स, क्लाइंट्स, एम्प्लॉयज़ को भी सेंसिटाइज करें साइबर सुरक्षा के संदर्भ में, डेटा के महत्व के संदर्भ में, क्योंकि अब हम एक डेटा इकोनॉमी के युग में कदम रख चुके हैं। इस नए युग में हमारा डेटा ही हमारा रॉ मटेरियल है और उसको संरक्षित करना हम सबका एक दायित्व बनता है। एंड ऑफ कोर्स सरकार का तो बहुत महत्वपूर्ण रोल है। सरकार के विभिन्न संस्थाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से, पब्लिक कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स के माध्यम से, लगातार जनसंचार के माध्यम से लोगों को जागृत करना होगा और ये कॉन्स्टेंट अवेयरनेस लगातार करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते आपने एक प्रोग्राम कर लिया, कहानी खत्म हो गई। ये आपको कॉन्स्टेंटली अगले दशक, 1.5 दशक तक करना पड़ेगा, तब जो आपकी करंट जनरेशन आ रही है वो ज़्यादा अपने आप को साइबर सुरक्षित समझेगी, अपने रोज़मर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को अपनाएगी और अल्टीमेटली जब हम तमाम सारी चीज़ें करेंगे तो हम इंडिया को, भारत को सशक्त बनाएंगे, क्योंकि आज भारत एक अग्रणी राष्ट्र के तौर पर दुनिया भर में उभर कर आ रहा है। हमारी थॉट लीडरशिप साइबर स्पेस में, उसका जो लोहा है सारी दुनिया मान रही है। तो अब अगर हम भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को और ज़्यादा प्रबल रूप से सशक्त बनाना चाहते हैं तो हमें साइबर कैपेसिटी बिल्डिंग, साइबर अवेयरनेस, साइबर सिक्योरिटी पर ज़्यादा महत्व देना पड़ेगा और इसलिए इस तरह के प्रोग्राम्स का अत्यंत इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस हो जाता है। ये एक ऐसा यात्रा है जो हमें लगातार चलनी पड़ेगी, हर व्यक्ति को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और जो लोग नहीं भी चल रहे उन्हें भी प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि आप उठिए, कदम उठाइए। क्यों? क्योंकि या तो आप हिमालय में चले जाइए जहां पर आप इंटरनेट या डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तहां पर तब आपको साइबर कैपेसिटी बिल्डिंग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्योंकि अधिकांश भारतवासी आज साइबर में जुड़े हुए हैं तो साइबर में अपने आप को सुरक्षित करें, अपने परिवार को, अपने डेटा को, भारतीय समाज को और भारतीय राष्ट्र को भी न केवल सुरक्षित बनाएं बल्कि साथ ही साथ सशक्त बनाने की दिशा में भी अपना योगदान जरूर दें। और इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी, आप हमारे साथ जुड़े और साइबर सिक्योरिटी लिटरेसी के महत्व को हमारे सारे ऑडियंस तक पहुंचाया। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग।